नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातक के लिए राहु केतु का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है, इसके ऊपर हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। 14 अप्रैल 2022 को राहु ग्रह मेष राशि में तथा केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तो राहु को विशेष तौर पे हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि राहु का यह गोचर आपको किस प्रकार का फल देने वाला है। राहु का अपना 3 दृष्टि होता है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो राहु जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके कर्क राशि आपके लिए दशम भाव में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो राहु का दशम भाव में क्या फल मिलने वाला है एग्जैक्टली आपके जीवन में, इसकी दृष्टि आपको किस प्रकार से फलित होने वाली है, तथा किसी भी भाव से राहु तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव तथा एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं और किसी भी भाव से अष्टम और द्वादश में अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो ये राहु का शुभ और अशुभ फल किस प्रकार का रहने वाला है आपके लिए, इसे हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। यदि आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को पार्ट वाइज डिवाइड करके देखें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको यह 18 वर्ष किस प्रकार से चलना है वो आपको समझ में आ सकेगा। तो सर्वप्रथम मैं ये आपको बतलाना चाहूंगा कि यह गोचर फल को आपको, चूंकि यह राहु केतु का गोचर है, तो इसे आपको चंद्र की राशि से अधिक समझने का प्रयास करना चाहिए। लग्न राशि भी इसमें फलित होगा, लेकिन चंद्र का राशि का जो बल होगा वो 70% के आसपास आपको चंद्र की राशि से इसका फल देखना चाहिए और 30% के आसपास आपको लग्न की राशि से फल समझना चाहिए। इसका भी रीजन है क्योंकि राहु और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो मन से संबंधित है, आपके कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस से संबंधित है। अतः यह चंद्रमा का ही एक पार्ट है, राहु और केतु, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। तो इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो चंद्र राशि से अधिक समझ में आता है, उसका प्रभाव अधिक प्राप्त होता है। आइए अब हम समझते हैं कर्क राशि वाले जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होने वाला है। सर्वप्रथम तो मेष राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। मेष राशि का जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे वो कृतिका नक्षत्र प्रथम चरण रहेगा 14 अप्रैल को। तो कृतिका नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो किसी भी चीज को शार्प ब्लेड से कट करने का सामर्थ्य रखता है और प्रयास करता है। तो राहु उसी प्रकार के एनर्जी से आने वाले हैं मेष राशि में। तो आपको विशेष तौर पे यह ध्यान देना है, आपको अपने कर्म स्थान में अपने होश में काम करें, अर्थात कि आप जहां तक आपका सामर्थ्य है, जो आपके लिमिटेशंस, बाउंड्री है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप काम करें। अन्यथा राहु कुछ अपने अपरिपक्व तत्वों के कारण आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है अपने कर्मस्थान में। लेकिन राहु का कर्मस्थान में गोचर आपके कर्मस्थान के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज को खोलने वाला है। आपके अंदर नए नए स्किल्स का डेवलपमेंट होगा जो आपके कर्मस्थान के लिए उत्तम रहने वाला है। आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक को राहु किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातक आपके लिए राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का दशम भाव में गोचर होना कहीं ना कहीं शुभ फलप्रद माना गया है, क्योंकि राहु एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं। शाम दाम दंड भेद किसी न किसी रूप से अपने कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और यह शनि का अपना मूल भाव है और यहाँ पर राहु बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि यह मेष राशि है। मेष राशि में राहु एक्स्ट्रा जोश में रहने वाले होते हैं और उस जोश के कारण जिस भी भाव में राहु गोचर करेंगे उस भाव से रिलेटेड जातक कुछ नादानी कर सकता है, अपने बुद्धिहीनता की वजह से, अपने अनएक्सपीरियंस चीजों की वजह से यहां पर आपको हानि भी हो सकती है। लेकिन आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अपने कर्मस्थान में और अपने उच्च अधिकारी, बॉस, पिता से जितना अधिक हो सके आप किसी प्रकार के वाद विवाद में न पड़े, क्योंकि आपके मन में उनके प्रति कुछ विरोध वाले स्वभाव, विरोध वाले आपके विचार उत्पन्न हो सकते हैं। बाकी राहु का पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ता है, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ता है तथा नवम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ता है। तो राहु पंचम भाव से दृष्टि जहां पर भी डालते हैं उस भाव से चीजों को आपको कुछ समझाने का, कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो द्वितीय भाव जो है वो फैमिली का स्थान है।
आपके फैमिली लेनिएज, आपका वैल्यू सिस्टम अर्थात आपके संस्कार, आपका जो भी जमा धन है, आपका जो भी एसेट्स है, वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। आपकी वाणी, वैसे चीजें जो आप खाना पसंद करते हैं नित्य रूप से, ये सभी चीजें हम द्वितीय भाव से देखते हैं। अब इस भाव में दृष्टि डाल रहे हैं अर्थात कि आपकी वाणी और आपका खान पान, इसमें तमस की जो मात्रा है उसकी अधिकता अवश्यमेव देखी जा सकती है इस अवधि में। और राहु आपको कुछ कंठ से रिलेटेड कुछ रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि राहु का नवम दृष्टि छठे भाव में पड़ता है। तो नवम, जैसे मैंने कहा कि पंचम दृष्टि से राहु कुछ सिखाना चाहते हैं, नवम दृष्टि वाले स्थान में राहु रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च एंड देन डेवलपमेंट। तो इस भाव में रिसर्च हो रहा है आपका, अर्थात रोग, ऋण और शत्रु। तो रोग, ऋण और शत्रु से आपको जूझना पड़ सकता है, और सिर्फ रोग ही नहीं, कोई वैसा हिंड्रेंस हो सकता है जिससे आपको जूझना पड़े और उसके तत्वों को समझना पड़े। तो राहु इस अवधि में आपको इन चीजों में हेल्प आउट करने वाले हैं। बाकी राहु का सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ता है, जहां पर पूर्व से ही केतु ग्रह विराजमान है। हो सकता है राहु के दृष्टि के कारण आप थोड़ा सा आराम प्रस्त हो जाएं, या फिर अपने जो अपना एसेट्स है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी है, या फिर जमीन भूमि वाहन मकान, या फिर आपके नॉर्मल गैजेट्स, आपके फोन, जो भी आपका आराम वाला चीज है, उन चीजों को आप गेन करना चाहें राहु के इस दृष्टि के कारण, लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपको इस अवधि में बाहर निकलकर कर्म स्थान में कार्य करना है। यहां पर पूर्व से ही केतु ग्रह विराजमान है, अर्थात कि आपने इन चीजों में पूर्व से ही अपनी मास्टरी को हासिल कर रखी है। आपको जब भी जरूरत होगा आपके कंफर्ट जोन का, आपके आराम सुख सुविधा का, उसकी प्राप्ति आपको बहुत ही इजीली हो जाएगी। इस चीज को आपको दिमाग में बिठाना है, तभी आप अपने चतुर्थ भाव के चीजों के प्रति भागेंगे नहीं, और जब आप भागेंगे नहीं तभी राहु केतु आपको इंडिविजुअल रूप से फल प्रदान कर सकेंगे। बाकी राहु का नवम दृष्टि छठे भाव में पड़ता है, अर्थात कि रोग, ऋण और शत्रु, या फिर लोन्स, छोटे छोटे लोन्स आपको लेने पड़ सकते हैं। रोग, ऋण और शत्रु में वृद्धि हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको रेगुलर रूप से आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि राहु कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, और छठा भाव जो है वो कर्म स्थान का माहौल भी है। आप किस माहौल में बैठकर कार्य करते हैं, तो उस माहौल में भी कुछ रेगुलर रूप से हिंड्रेंस आ सकता है, जिससे आपको जूझना पड़ेगा। तो ये आपका राहु का प्लेसमेंट तथा राहु की दृष्टि का फल हुआ। आइए अब हम बात करते हैं कौन कौन से भाव के लिए राहु आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि राहु किसी भी भाव से तृतीय भाव, छठे भाव, दशम भाव तथा एकादश भाव में गोचर करते हैं, तो आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। यहां पर हम समझेंगे, लग्न स्थान से राहु आपके दशम भाव में गोचर करते हैं, तो लग्न स्थान के प्रति कर्म करने वाले हैं राहु। क्योंकि लग्न स्थान क्या है? लग्न स्थान आपका शरीर है, आपका मान सम्मान, आपका सुख दुख है, आप खुद हैं, आपका हेल्थ है। तो आप अपने हेल्थ को सीक करने के लिए, आप अपने मान सम्मान, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए वर्कआउट करेंगे, कर्म करेंगे, क्योंकि इस भाव से राहु दशम भाव में है, और दशम भाव कर्म का होता है। आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने वाले हैं, या फिर राहु आपको अपने खुद के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाएंगे। तो ये एक शुभ चीज रहेगा आपके लग्न के लिए। तो राहु जो चाह रहे हैं आपके लग्न से तथा छठे भाव से, यदि आप ये समझ जाते हैं, तो जो शारीरिक रूप से रोग होता है उससे आप बहुत ही इजीली बच सकते हैं। आपको होगा भी नहीं, आप रेगुलर रूप से जो हिंड्रेंस है, जो बाधाएं हैं, उससे जूझते हुए नजर आएंगे। फिर पंचम भाव से राहु का प्लेसमेंट देखें तो पंचम भाव से राहु छठे भाव में गोचर करते हैं, अर्थात पंचम भाव से रिलेटेड चीजों का जो भी हिंड्रेंस है, पंचम भाव आपका संतान है, आपका शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन है, आपका लव लाइफ है, आपका जो चतुर्थ भाव है उसका सुख है। तो इन चीजों के प्रति जो भी हिंड्रेंस था अभी लाइफ में, आपके स्टडीज में जो भी बाधाएं आ रही थी, आपके संतान से रिलेटेड जो भी बाधाएं आ रही थी, उन सभी चीजों का निदान राहु आपके दशम भाव में आकर करने वाले हैं, और उन चीजों का निदान आपको प्राप्त होने लगेगा। आपको भैरव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव जो है वो पूजा पाठ का भी स्थान है।
तो शिव की आराधना करें, रुद्र देवता का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें या फिर भैरव का पूजन करें, काली का पूजन करें। इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उसका तो नाश होगा ही, साथ ही आपको कार्मिक रूप से हेल्प मिलेगा उन देवताओं से कि राहु का जो इंटेलिजेंस है, राहु का जो शुभ पाठ है, उससे आप अपने कर्म को, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाएं। राहु आपके अष्टम भाव से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के चीजों के प्रति आप परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, एफर्ट करेंगे और उन चीजों की प्राप्ति भी आपको होगी। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपका वैवाहिक जीवन है, आपका जो वैवाहिक सुख है उसका स्थान है, अकल्ट मिस्टिसिज्म का स्थान है, छिपे हुए चीजों का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आप इस अवधि में हो सकता है ट्रैवल करें, कोई दूर दराज की यात्रा आप ट्रैवल करें या फिर वैसा अंडरग्राउंड प्लेस का यात्रा आप कर सकते हैं और उससे आपको अष्टम भाव की चीजों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, वैवाहिक सुख से रिलेटेड यदि आप जूझ रहे थे, आप परेशान थे, तो आपको इस अवधि में बस एफर्ट करने की आवश्यकता है। यदि आप एफर्ट करेंगे, तृतीय भाव यहां से बैठे हुए राहु, तो तृतीय भाव एफर्ट का भी है, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको इस भाव से रिलेटेड सफलता दे सकता है। यदि आप एक योगी पुरुष हैं या फिर योगी पुरुष के जीवन शैली को पालन करते हैं, यदि आप अकल्ट मिस्टिसिज्म, इन चीज़ों को जानने वाले हैं, इन चीज़ों को सीख करते हैं, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, तो आपके लिए राहु का यह प्लेसमेंट बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। क्योंकि एक तरफ आपके लग्न स्थान को भी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, दूसरी ओर आपके अष्टम हाउस रिलेटेड भी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो ये बहुत ही गजब का प्लेसमेंट है। आपके 12th हाउस के ऊपर बात करेंगे, 12th हाउस जो है ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, आउटर डायमेंशन का स्थान है, छिपे हुए चीज, साथ ही जो आइसोलेटेड चीज है, हॉस्पिटल, असाइलम, आश्रम, इन चीजों का स्थान माना गया है, साथ ही मोक्ष का भी स्थान है। तो राहु इस भाव से एकादश भाव में गोचर करते हैं। तो राहु के इस गोचर के कारण आपके विदेश यात्रा के भी योग खुलने वाले हैं। विदेश से रिलेटेड आपको शुभ फल प्राप्त होंगे तथा जो भी लॉसेस है उसका मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे कि हाउ टू मैनेज योर लॉसेस। इन चीजों को आप सीखने वाले हैं और गुप्त विद्याओं का भी उद्घाटन होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के आप आध्यात्मिक पाथ को फॉलो करते हैं तो आपको गुप्त विद्याओं का भी उद्घाटन होने वाला है। राहु इस भाव में आपको गुप्त विद्याओं का उद्घाटन करेंगे। हो सकता है कोई आइसोलेटेड प्लेस आप विजिट करें इस अवधि में, हो सकता है आप कोई आश्रम विजिट करें, तो उससे भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं कौन कौन से भाव के लिए राहु आपको अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। किसी भी भाव से राहु अष्टम भाव तथा द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड आपको अशुभ फल प्राप्त होता है। इस कुंडली में देखें, कर्क राशि वाले जातक के लिए देखें तो तृतीय भाव से राहु ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का स्थान है, जीवन में संघर्ष परिश्रम का स्थान है। आपके छोटे भाई बहन, आपके यंगर सिबलिंग्स और जो आपके आस पड़ोस के व्यक्ति हैं उनका स्थान है। आपके जीवन में स्किल्स, जो भी आपकी प्रतिभा है, इन चीजों का स्थान है तृतीय भाव। तृतीय भाव का डेथ हो रहा है, अर्थात इस अवधि में आपसे आपके जो भी स्किल्स हैं वो आपके ब्लंट हो सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको रेगुलर रूप से आप जो भी स्किल्स हैं आपके पास उन चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि यह भाव परिश्रम, संघर्ष और एफर्ट का भी स्थान है। अतः रेगुलर रूप से अपने स्किल्स के ऊपर आप वर्कआउट करें, बहुत ज़्यादा उससे चाह ना रखें कि आपका इस अवधि में कोई नया स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। बस और बस आपको यह ध्यान देना है कि जो आपका पूर्व का स्किल्स है उसे आप बचा सकें। इस अवधि में इसके ऊपर वर्कआउट करना है। छोटी यात्रा न करें, यात्रा करना है तो कोई बड़ा यात्रा करें, कोई विदेश यात्रा करें, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट आपका रिलीजन, कोई भी डिफरेंट चीज़ हो और आइसोलेटेड हो, बाहरी दुनिया का हो, वहां पर आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी यात्रा यदि आप रेगुलर रूप से करेंगे तो उसमें आपको हानि होने की अधिक संभावना है। आपके कोई भी एफर्ट, जो भी आप एफर्ट डालने वाले हैं रेगुलर रूप से अपने कर्म स्थान में या फिर कहीं पर भी अपने जीवन के डेवलपमेंट के लिए,
तो कोई नया एफर्ट आपका फलित नहीं होगा, उसमें आपको अत्यधिक एफर्ट करना पड़ेगा, या फिर राहु से संबंधित आपको उपाय भी करना चाहिए यदि तृतीय भाव का शुभ फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो। साथ ही छोटे भाई बहन से रिलेटेड आपको कुछ अशुभता की प्राप्ति हो सकती है। छोटे भाई बहन के अपने जीवन में या फिर छोटे भाई बहन के हेल्थ में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आस पड़ोस के लोगों से किसी भी प्रकार से आप भिड़े ना, आप उनसे सौहार्द बनाकर रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के इश्यूज को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ठंडे रूप से सॉल्व करने का प्रयास करें, अपने सिबलिंग्स से भी हो या फिर अपने आस पड़ोस के व्यक्ति से हो, या फिर अपने यंगर सिबलिंग से हो, या फिर एल्डर सिबलिंग से हो, अपने कलीग से हो, अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से हो, क्योंकि राहु एकादश भाव से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस भाव से राहु द्वादश में है, अर्थात इस भाव का लॉस होने वाला है। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपका जीवन में जो भी आय है उसका स्थान है। समाज में पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति का स्थान है। तो पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति की हानि हो सकती है, आपके सैलरी की हानि हो सकती है, आपके दोस्त मित्र यार से आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपके कलीग्स से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। और विशेष रूप से जो ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अपने पर्सनल लाइफ में, अपने सिबलिंग्स से आप किसी भी प्रकार से कोई भी मन मुटाव न रखें इस अवधि में, क्योंकि राहु चूंकि मेष राशि में है, मेष राशि का राहु बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होता है, बहुत ज़्यादा जोश में होता है, क्योंकि मेष राशि मूल रूप से प्रथम भाव है। प्रथम भाव सूर्य का स्थान है। सूर्य से राहु का जो शत्रुता है वो बहुत ही गहन है। राहु इस भाव में आकर खुद को सूर्य मानता है। उसी प्रकार मेष राशि में भी राहु अपने आप को एक्स्ट्रा ईगोइस्टिक, एक्स्ट्रा जोशीला और बहुत अग्नि तत्व वाला बन जाता है। तो यदि आपको नुकसान पहुंचाएगा तो बड़े रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। और जब तक कृतिका नक्षत्र में राहु है, 14 अप्रैल 2022 से 14 जून 2022 तक, इस अवधि में शार्प चीज़ों से आपको बचकर रखने की आवश्यकता है, किसी भी को भी, क्योंकि पूरे विश्व में शार्प चीज़ों से या फिर हथियार से, गोली, बंदूक, बारूद से, अग्नि से भय की संभावना बन रही है। तो ये तो एक इन ऑल मैंने बतला दिया, आपको पर्सनली रूप से भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण, राहु का यह महापरिवर्तन जो कि 14 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है, आपको किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।